नमस्कार, मैं बबली लीना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, धमधा रोड, खबरी, दुर्ग से। आज का हमारा टॉपिक है पितृसत्तात्मकता। फिर देखते हैं आज हमारा टॉपिक पितृसत्ता, जिसमें सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रूपरेखा, जिसमें पहला है प्रस्तावना, पितृसत्ता का अर्थ, पितृसत्ता की परिभाषा, पितृसत्ता की विशेषताएं ऑब्लिक कारण, पितृसत्ता की समाप्ति के लिए सुझाव, निष्कर्ष। जिसमें सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय समाज आज भी कुछ विषयों पर गतिशील नहीं बन पाया है और वर्षों पुरानी मान्यतावादी तथा परंपराओं के अंधानुकरण के द्वारा समाज की गति अवरुद्ध हो रही है। समाज में जहां एक ओर पुरुषों को सभी प्रकार की शक्ति और अधिकार प्राप्त हैं, वहीं दूसरी ओर स्त्रियां हैं जिन्हें सभी प्रकार की शक्तियों और अधिकारों से वंचित रखा गया है। स्त्री की रक्षा बचपन में जहां पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करता है। इस तरह से एक स्त्री को कभी भी स्वतंत्र होने नहीं दिया गया। यही स्थिति आज भी बराबर देखने को मिलती है। यही पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्रियों के शोषण और भेदभाव के रूप में समाज में अपना स्थान बना चुकी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो समाज में स्त्री की जो स्थिति है वो जो है बहुत दमित और दबावपूर्ण स्थिति में रहती है, क्योंकि परिवार में जो है पुरुषों का ही एकाधिकार होता है। पुरुष जैसा बोलते हैं स्त्री को, और बाकी जो घर के लोग हैं उनको उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। क्योंकि पुरुष जो रहता है वो क्या रहता है, आर्थिक रूप से सबल रहता है और पुरुष के हाथों ही परिवार की बागडोर रहती है। इसलिए पुरुष अपने आप को जो है वहाँ परिवार का जो है मुख्य मानता है और अपने अधिकार का प्रयोग वो जो है करता है और अपने शासन के अंतर्गत ही पूरे परिवार के लोगों को रखने का प्रयास करता है। इसके बाद हम देखते हैं पितृसत्ता का अर्थ। पितृसत्ता दो शब्दों के योग से बना है। पितृधन सत्तात्मक, मतलब पिता की सत्ता। पितृसत्ता शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के पेतर शब्द से हुआ है, जो पितृस से संबंधित है और इसका मूल अर्थ पिता एवं आर्की। आर्की का अर्थ है शासन, अर्थात पिता की सत्ता या शासन को पितृसत्ता कहा जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का आधिपत्य होता है तथा स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न होती है। पुरुषों के हाथ में शक्ति, सत्ता, नियंत्रण, आधिपत्य होता है, जिसके आधार पर स्त्रियों को अपने अधीन बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे इसके शब्द से ही हमको क्लियर हो रहा है कि पितृसत्ता मतलब पिता की सत्ता या घर में पिता का शासन, जिसके अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति को क्या माना गया है, निम्न माना गया है। सारे अधिकार जो है, जो शक्तियां हैं, जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में रहता है, पिता के हाथ में रहता है, पुरुष के हाथ में रहता है और स्त्रियों को उनके अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। यही क्या है, पितृसत्ता। अब हम देखते हैं पितृसत्ता की परिभाषा। पहला है धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन के अनुसार पितृसत्तात्मक का अर्थ है कि परिवार में पिता की सत्ता होती है, संपत्ति भी पिता से पुत्र को जाती है और नाम भी पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। दूसरा हम देखते हैं समाजशास्त्री सिल्विया वॉल्वे के अनुसार पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। कहने का मतलब ये है कि पितृसत्ता मतलब पिता की सत्ता, जहाँ की पूरी संपत्ति पर अधिकार किसका रहता है, पिता का रहता है। और पिता के बाद वो संपत्ति किसको दिया जाता है, पुत्र को दिया जाता है। पुत्री को नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुत्री जो है उसको पराया धन माना जाता है और पिता के बाद आगे वंश को चलाने वाला किसे माना जाता है, पुत्र को माना जाता है। इसलिए पिता की सारी संपत्ति, पिता का नाम भी किसको दिया जाता है, पुत्र को दिया जाता है। क्योंकि पुत्री का जब शादी होता है तो वो अपने जिस घर में, जिस परिवार में उसकी शादी होती है, वो वहाँ के नाम को क्या करना पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता है। और इस तरीके से जो आदमी जो रहते हैं वो औरत पर क्या करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाते हैं, उसका दमन करते हैं, मतलब उसको दबावपूर्ण तरीके से रखते हैं और उसका शोषण करते हैं। ठीक है।
अब हम देखते हैं पितृसत्ता की विशेषताएं या कारण। पुरुषों का शासन, पहला है इसमें पुरुषों का शासन। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पिता या पति का ही आधिपत्य होता है तथा संपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों के हाथ में होती है। पुरुषों का वर्चस्व संरक्षक के रूप में होता है, वह परिवार में स्त्रियों के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर में जो है निर्णय लेने का एकाधिकार किसको रहता है? पुरुष को ही रहता है। अगर किसी बड़े मुद्दे पर हमको किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना है, विचार विमर्श सभी करेंगे, लेकिन लास्ट निर्णय हमको किसका मान्य होता है? पुरुषों का ही मान्य होता है। इस तरीके से घर पर किसका शासन होता है? पुरुषों का शासन। दूसरा हम देखते हैं उत्तराधिकार का हस्तांतरण पुरुषों को। पितृसत्ता में उत्तराधिकार का हस्तांतरण पुरुषों में होता है, अर्थात पिता से पुत्र को। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अत्यंत अल्प अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब ये है कि जो पुरुष जो रहते हैं, अगर घर के मुखिया जो रहते हैं, अगर वो सक्षम नहीं है किसी कार्य को करने के लिए या कार्यभार को संभालने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो अपना उत्तराधिकार को किसको बनाते हैं? पुत्र को ही बनाते हैं, पुत्री को नहीं बनाते हैं। तीसरा देखते हैं पिता या मुखिया का पूर्ण अधिकार। इस प्रकार की संरचना में पिता का परिवार के सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। स्त्री तो पुरुष के अधीन रहती ही है, यहाँ तक कि परिवार के अन्य पुरुष सदस्य भी परिवार के मुखिया के अधीन रहते हैं। पिता या मुखिया का पूर्ण नियंत्रण मतलब पिता और मुखिया जो रहता है उसका पूरे अपने परिवार पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। पत्नी तो और बेटी तो उसके नियंत्रण में रहते ही हैं, साथ में उसके अलावा अगर उस घर में और कोई भी पुरुष है तो वो भी उसके नियंत्रण में ही रहते हैं, क्योंकि मुखिया कौन है? पिता है और वो पुरुष है। चौथा देखते हैं सामाजिक स्वीकृति। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। स्त्रियां भी यह मानने लगती हैं कि पुरुषों के अधीन रहकर वे अधिक सुरक्षित हैं। यह भी मानती हैं कि यह व्यवस्था ही अधिक श्रेयस्कर है। पुरुषों के अभाव में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब स्त्रियों के मन में शुरू से ये मानसिकता बैठाल दी जाती है कि तुम अगर पिता के, पति के और पुत्र के सानिध्य में अगर रहोगे तो तुम क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे। और अगर इनसे अगर तुम अलग होते हो तो तुम्हारा अलग कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से स्त्री भी खुद अपनी स्वीकृति क्या करती है? पितृसत्ता बनाने के लिए घर में जो पुरुष रहती है उसको अपनी स्वीकृति न चाहते हुए भी देती है। अगला देखते हैं हम जीव वैज्ञानिक आधार। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में जन्म के आधार पर सत्ता प्राप्त हो जाती है। पुरुष होने के साथ ही व्यक्ति अपने लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेता है तथा स्त्री होने के कारण ही कुछ सुविधाओं से वंचित होना पड़ जाता है, जिसे स्त्रियां नियति एवं भाग्य मान लेती है। जैसे ही एक घर में बेटा या बेटी पैदा होती है, तो बेटा अगर पैदा होता है तो उसको ये पता होता है कि अब इसका अगला उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है? मैं बनने वाला हूँ। पर बेटी अगर पैदा होती है तो उसके मन में ये कभी नहीं आता है कि मैं भविष्य में कभी भी इस घर की उत्तराधिकारी बन सकती हूँ। लड़कों को शाम को देर रात तक के बाहर रहने का परमिशन शुरू से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो लड़का है, लेकिन लड़कियों को ये अधिकार जो है क्या है, वहाँ पे प्राप्त नहीं होते हैं। और लड़कियों को ये बताया जाता है कि तुम्हारे लिए इतनी लिमिटेशन है, लड़कों के लिए ये चीज़ें हैं, तुम्हारे लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जिससे लड़कियां क्या करती है, शुरू से अपने मन में ये चीज़ बैठा लेती है कि हाँ ये मेरा भाग्य है, क्योंकि मैं लड़की का जन्म ली हूँ, इसलिए मेरी ये जो लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन के अंदर ही मुझे अपना जीवन यापन करना है। अगला देखते हैं उत्पादक संसाधनों का पहुंच से दूर होना। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को पराधीन बनाए रखने हेतु उत्पादक संसाधनों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु स्त्रियों को उत्तराधिकार एवं संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। स्त्रियां परिवार के जो पुरुष मुखिया पर आर्थिक रूप से आश्रित होती हैं। उत्पादक साधनों से वंचित कर दिए जाने से उनका सहयोग देना आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों को घर के बाहर इसलिए भी नहीं जाने दिया जाता, बाहरी काम इसलिए नहीं करने दिया जाता कि अगर वो बाहर निकलेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी, घर में अपने अधिकारों को वो मांगना शुरू कर देंगी, और पुरुष जो है स्त्री को अपने अनुसार कार्य कराने में सक्षम नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को भी अपने अधिकार का पता रहेगा कि यहाँ पे मेरे ये अधिकार हैं और इस तरीके से मैं अधिकारों को पा सकती हूँ। तो वहाँ पे पुरुष का जो पुरुषत्व है वो मार खाने लगेगा और वो ये सोचेगा कि अच्छा ये आत्मनिर्भर हो गई है तो घर में अपना चलाने की प्रयास कर रही है, और वो इस चीज़ को कभी भी
सहन नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो पुरुष क्या करते हैं, घर से स्त्रियों को बाहर कार्य करने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, उनको घर के अंदर चारदीवारी के अंदर ही कार्य करने को प्रेरित करते हैं, ताकि वो उनके दबाव में रह सके और वो अपनी इच्छा अनुसार स्त्रियों से कार्य करवा सके। लास्ट देखते हैं अनेक प्रकार की बंदिशें। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों पर अनेक प्रकार की बंदिशें लगाई जाती हैं। स्त्रियों से आदर्श चरित्र की अपेक्षा की जाती है तथा उसे देवी के रूप में स्थापित किया जाता है। उसे इतना अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है कि वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का स्वतः अनुकरण करने लगती है। वह अपने साथ ही अन्य महिलाओं को भी इस व्यवस्था में शामिल करने हेतु प्रेरित करती है। पुरुषों के द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अनुकरण करने वाली महिलाओं को सम्मान प्रदान किया जाता है तथा जो स्त्रियां पितृसत्ता का विरोध करती है उसे दुष्चरित्र या पदभ्रष्ट मानकर अपमानित किया जाता है। किसी किसी घर में किसी महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, उसको देवी का दर्जा दे दिया जाता है, ताकि वो जो है पुरुष की बातों की अवहेलना न करे और बाकी जो स्त्रियां हैं घर में और बाकी जो लोग हैं उनको भी वो अपने नियंत्रण में रख कर पुरुषों के अधीन कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करे। और जो लोग पुरुषों की अवहेलना करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके विपरीत चलते हैं, उनको न परिवार में सम्मान दिया जाता है और न ही समाज में सम्मान दिया जाता है। और वो जो है उस स्त्री को वो पदभ्रष्ट और गलत मानकर उसे क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पितृसत्ता की विशेषता ये है कि पूरी तरीके से जो वर्चस्व जो है, पूरा शासन जो है एक परिवार में किसका होता है, पुरुष का होता है। चाहे वो किसी बातों पे अपना मत रखना हो या किसी पर अधिकार जताना हो या कोई निर्णय लेना हो या कोई नियम बनाना हो, तो इन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका माना गया है, पुरुषों का माना गया है। स्त्रियां को हमेशा निम्न स्तर पर रखा गया है, उसको अधीन माना गया है। स्त्रियां बहुत अच्छा सजेशन दे सकती है, पर उस सजेशन को सुन के भी पुरुष जो है उसके ऊपर हावी होने का प्रयास करता है और उसे दबावपूर्ण तरीके से दबा देता है और अपनी ही बातों को वो महत्व देकर अपनी सत्ता को जमाए रखने का प्रयास करता है। यही पितृसत्ता की विशेषता है। अब हम देखते हैं पितृसत्ता की समाप्ति के लिए सुझाव। पहला है स्त्रियों को शिक्षित करना। दूसरा, स्त्रियों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करना। तीसरा है रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करना। चौथा, स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना। पांचवा, स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान देना। छठवां, स्त्रियों को सामाजिक कार्यों में समानता प्रदान करना। सातवां, पैतृक संपत्ति पर बालिकाओं को समान अधिकार प्रदान करना। मतलब पितृसत्ता को अगर कम करना है या समाप्त करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले स्त्रियों को शिक्षित करना पड़ेगा, उनको उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी कि आपको ये मौलिक अधिकार आपके भी हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं, तो आपको भी अधिकार प्राप्त है जिनके आधार पर अपने आप को आप सक्षम बना सकते हैं। रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं उनका विरोध करना चाहिए कि जहाँ पे स्त्रियों को रोक टोक है जाने के लिए, जहाँ पुरुष को समाज में स्थान प्राप्त है परंतु स्त्रियों को नहीं है, तो वहाँ पे जो रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराओं को हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। स्त्रियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने को प्रेरित करना है। स्त्रियों को पुरुषों के समान जो है घर में, परिवार में, समाज में सम्मान देना होगा। स्त्रियों को सामाजिक कार्यों में समानता प्रदान करना पड़ेगा। जहाँ जैसे पुरुष जो है अपना हर जगह सामाजिक कार्य में बराबर हिस्सेदारी लेते हैं और खड़े रहते हैं, वैसे ही स्त्रियों को भी सामाजिक कार्यों में बराबर पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार प्रदान करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति में जहाँ बालकों का अधिकार रहता है, वहीं पे पैतृक संपत्ति में बालिकाओं को भी समान अधिकार देकर हम पितृसत्ता की समाप्ति कर सकते हैं। या अगर समाप्त नहीं भी होता है पितृसत्ता, तो बहुत हद तक हम पितृसत्ता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर इन सातों इसके अलावा भी और कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम पितृसत्ता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। अंत में हम देखते हैं निष्कर्ष। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही पुरुषों का शासन रहा है और आज का समाज भी पुरुष सत्ता वाला समाज है, जिसके कारण स्त्रियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक आदि कार्यों से वंचित रखा जाता है और पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार और समाज में स्त्रियों को शिक्षा के माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान कर पितृसत्ता को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पुरुष का शासन तो है घर में,
लेकिन अगर उस शासन को अगर हमको कम करना है, बहुत कहीं कहीं पे पितृसत्ता का बहुत ही भयानक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि किसी किसी घरों में, तो उस भयानक रूप को बढ़ावा न मिले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे, जिस जिस क्षेत्र में स्त्रियों को हम वंचित करके रखे हैं आज तक, उस क्षेत्र में हमको स्त्रियों को आगे करना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है, और एक परिवार अगर पूरा शिक्षित होता है तो वहाँ पे जो है इस प्रकार के जो दमनकारी जो कार्य होते हैं वो नहीं होंगे, और पितृसत्ता को हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पितृसत्ता टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू।